Good morning friends, welcome to Rajat Kapoor classes. I am CA Rajat Kapoor. So today we will do the topic of Sales of Good Act 1930. बच्चों इस टॉपिक में हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 की सारी प्रोविजंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो पास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले ईयर्स में पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. जिनके पास हमारे नोट्स हैं वो नोट्स निकाल लीजिए और जिनके पास नोट्स नहीं है स्क्रीन के ऊपर आपकी असिस्टेंस के लिए नोट्स आ रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद करवा दूं, जिन ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930. सो बच्चों सेल्स क्या होती है? सेल एक नॉर्मल प्रोसीजर है जहां पे एक बायर सेलर के पास जाता है, प्रोडक्ट खरीदता है और कुछ प्राइस पे करता है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट. उस प्राइस को हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं. सो इस छोटे से प्रोसेस को सेल्स कहते हैं. अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये इतना छोटा प्रोसेस है तो इसके लिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 क्यों बनाया गया? ये बच्चों सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. बायर इन्वॉल्व है, सेलर इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है. कई बारी गुड्स काफी सारे तरीके के गुड्स होते हैं, गुड्स के अलग अलग टाइप होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं. इसमें डिलीवरी इन्वॉल्व होती है, ओनरशिप इन्वॉल्व होती है और इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. जब सेल का एक प्रोसेस होता है कई बारी बायर अनसेटिस्फाइड हो जाता है, कई बारी सेलर अनसेटिस्फाइड रहता है अपने प्राइस को लेके. तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते थे. सो उसी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 बनाया गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. व्हाट इज अ सेल्स? सेल्स क्या होती है? सेल इज टिपिकली द बार्गेन बिटवीन द बायर एंड द सेलर. जब बायर और सेलर मिलते हैं एंड एक प्रोडक्ट को लेके वो लोग बार्गेन करते हैं, उसका प्राइस सेटल करते हैं, गुड सेटल करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग सेल्स कहते हैं. Sales of Good Act 1930 is the act relating to the sales of good. It defines the law relating to it. जो हमने अभी पढ़ा कि Sales of Good Act में सारे लॉज हैं जो Sales of Good Act से रिलेटेड. So let's start with the common terms जो अभी हम लोग आगे इस चैप्टर में यूज करेंगे. सेलर और बायर क्या होता है आप सबको पता है. सेलर वो होता है जो प्रोडक्ट को सेल करता है, बायर वो होता है जो प्रोडक्ट को बाय करता है कंसिडरेशन पे करने के बाद. गुड्स क्या होते हैं? बच्चों ये बहुत बड़ी डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में कि गुड्स क्या है, डिफाइन गुड्स, और ये आपको एज इट इज याद करना है, इसकी डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है. और याद करने से पहले हम लोग उसका मतलब समझेंगे कि वो बोलना क्या चाहता है. तो बच्चों गुड्स आते हैं सेक्शन 2(7) के अंडर. बच्चों अगर पेपर में आपको सेक्शन याद नहीं है तो मत कोट करना, पर गलत कोट करके मत आना सेक्शन को. क्लियर है? गुड्स इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स में आती हैं एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? आपके डेट और डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज जो होते हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों ही आते हैं एक्शनेबल क्लेम्स में. और मनी क्या होती है? जो करेंसी मनी हम लोग यूज करते हैं. सो गुड्स में सारी चीजें आती हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. बट इट ऑल्सो इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. वो सारी चीजें जो लैंड से जुड़ी हुई हैं और जिसका हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो सारी चीजें भी गुड्स में आती हैं. तो बच्चों यहां तक क्लियर है? गुड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं. गुड्स कितने टाइप के होते हैं? गुड्स बच्चों दो टाइप के होते हैं. एक एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, एक फ्यूचर गुड्स होते हैं. एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? जो अभी एट प्रेजेंट हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं और हमारे पास अवेलेबल है, उसको कहते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स. और फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो अभी तक प्रोक्योर नहीं हुए, मैन्युफैक्चर नहीं हुए, एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुरू होगा या उसके बाद उसको प्रोक्योर करना हम लोग शुरू करेंगे. तो ये दो टाइप के गुड्स होते हैं. अब जो एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरीके के होते हैं: अनअसर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स. अब ये लोग क्या होते हैं, ये क्या चीजें हैं, हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं. कब? अनअसर्टेन गुड्स. अनअसर्टेन गुड्स ये क्या होते हैं? गुड्स डिफाइंड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन और सैंपल बट नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. लाइक फॉर एग्जांपल, आप गुड्स परचेज करने गए और जो सेलर है उसने आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ना दिखा के उसका एक सैंपल प्रोडक्ट दिखा दिया या फिर डिस्क्रिप्शन बता दी प्रोडक्ट की, और उस डिस्क्रिप्शन या उस सैंपल को देख के आपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर दिया. सो उसे हम लोग कहते हैं अनअसर्टेन गुड्स. जहां पे आप लोग फाइनल प्रोडक्ट, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आप लेने गए हैं वो नहीं देखते हो, बस उसकी सैंपल या डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर उसको फाइनलाइज करते हो.
तो उसको कहते हैं हम अनअसर्टेन गुड्स। क्लियर है बच्चों। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं आपके गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा होता है वो गुड्स आपके सामने होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं और आपने अपनी कंसेंट दे दी होती है उस गुड्स से रिलेटेड, तो उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है बच्चों। नाउ अब है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और वो गुड्स को आपने एक तो आइडेंटिफाई किया और साथ ही साथ अपने अकॉर्डेंस के हिसाब से उसको सेग्रीगेट भी करा है, लाइक वेट के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से, कोई भी मेजरमेंट के हिसाब से जब आपने अपने गुड्स आइडेंटिफाइड गुड्स जो है वो बाकी गुड्स से सेग्रीगेट करवा लिया तो उसको कहते हैं हम लोग असर्टेन गुड्स। क्लियर है बच्चों? श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स क्या होते हैं? कंटीजेंट गुड्स आर दोज गुड्स व्हेन एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, दैट इज कॉल्ड एज कंटीजेंट गुड्स। मतलब कि कोई भी ऐसे गुड्स जो प्रिक्योर होंगे या नहीं होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे नहीं होंगे, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटीजेंट गुड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक फिशरमैन ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक होटल के साथ कि वो डेली उसको 20 फिशेस लाके देगा। अब 20 फिशेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसको पहले 20 फिशेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर उसको 20 फिशेस मिली तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा हो पाएगा, अगर 20 फिशेस ना मिली तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं पूरा हो सकता। सो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर कि उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सो इस गुड्स, ऐसे टाइप ऑफ गुड्स को हम लोग कहते हैं कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स का ही पार्ट होते हैं। क्लियर है? नाउ व्हाट इज गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट? गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का ये मतलब होता है कि जब गुड्स उस कंडीशन में हो जहां पे बायर जो है बाउंड हो जाता है उसको परचेज करने के लिए, तो उसको कहते हैं गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। जब सेलर का पूरा काम खत्म हो जाता है, सेलर ने सारी कंडीशंस के साथ गुड को प्रिपेयर करके रेडी करवा दिया, अब बायर को उसको परचेज करना है उस गुड्स को और वो बाउंड हो चुका है परचेज करने के लिए, वो मना नहीं कर सकता, तो उसको कहा जाता है गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। Once ascertained apples are packed, the buyer is bound to take। जब बायर ने गुड्स को असर्टेन करवा लिया, असर्टेन मतलब कि अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करवा के मेजरमेंट करवा ली उसको और सेपरेट करवा लिया, तो बायर इज बाउंड टू टेक द गुड्स। एक और एग्जांपल करते हैं। Once the timber tree are cut into shapes as required by the buyer is bound to take। मतलब कि बायर ने क्या किया, एक टिम्बर ट्री का ऑर्डर दिया और उसको अपनी शेप के अकॉर्डिंगली कटवा के रेडी करवा लिया। अब उसके बाद बायर मना नहीं कर सकता कि मुझे टिम्बर ट्री नहीं चाहिए, आप इसको वापस लगा दीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बायर इज बाउंड टू टेक द गुड्स। डिलीवरी कितने टाइप की होती है? अब गुड्स तो हमने परचेज कर लिए, बट अब उसकी डिलीवरी के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक तो बच्चों एक्चुअल डिलीवरी होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव और डीम्ड डिलीवरी, और एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। अभी क्या होती है ये हम आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? व्हेन द गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड टू द बायर। जब गुड्स आपके सामने पड़े हैं और वो फिजिकली ट्रांसफर हो गए हैं बायर के पास, तो हम लोग उसको कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है? कंस्ट्रक्टिव और डीम्ड डिलीवरी। डीम्ड का क्या मतलब होता है? डीम्ड का मतलब होता है मान लिया जाए कि मान लिया जाए डिलीवरी हो गई है। इसके अंदर क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बट पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ होता भी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आप लोग गुड्स परचेज करने गए, आपने गुड्स परचेज कर लिया, उसको पैसे दे दिए, गुड्स आपके पास हो गए, बट अब आपके पास कन्वेंस नहीं है उसको लेके जाने के लिए। सो आपने सेलर को कहा कि आप गुड्स को अपने वेयर हाउस में रख लीजिए, मैं कल आऊंगा ट्रांसपोर्ट अरेंज करके और ये गुड्स आपसे ले जाऊंगा। सो ओनरशिप आपके पास आ चुकी है पर पोजेशन आपके पास नहीं आया। पोजेशन कहाँ है? वो सेलर के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। सो इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और डीम्ड डिलीवरी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का क्या मतलब होता है? सिंबॉलिक डिलीवरी का क्या मतलब होता है? डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन और ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, लाइक हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और द की। अब कई बारी गुड्स बहुत ही बल्कि नेचर के होते हैं, वो आप एक साथ नहीं लेके जा सकते हो। सो सेलर क्या कर देता है? सेलर आपको कोई भी टोकन दे देता है गुड्स के अगेंस्ट में, लाइक उसने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया या जहां पे गुड्स रखे उसको उस वेयर हाउस की उसने आपको की दे दी। सो ये एक सिंबॉलिकली बताया जाता है कि गुड्स आप ही के ही हैं, ये उसका एक टोकन है जो आप रख लीजिए, जब भी आप को कंफर्टेबल लगे आप गुड्स को लेके जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी। क्लियर है बच्चों? मर्केंटाइल एजेंट। व्हाट इज अ मर्केंटाइल एजेंट? मर्केंटाइल एजेंट बच्चों वो होता है, जैसे आपको नाम से सजेस्ट
नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि एजेंट का क्या मतलब होता है। एजेंट वो होता है जो सेलर के बिहाफ के ऊपर आगे डील करता है। ही इज नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स बट ही इज एक्टिंग ऑन द सेलर्स एक्ट। इसके डेफिनेशन देखते हैं। एन एजेंट हैविंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, एक्ट एज अ कंसाइनी फॉर द पर्पज ऑफ सेल, बाय द गुड्स और रेज द मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। मतलब उसके पास पावर्स होती है, वो गुड्स को बेच सकता है, वो गुड्स को बाय कर सकता है, वो एज अ कंसाइनी एक्ट कर सकता है, या फिर वो मनी रेज कर सकता है सिक्योरिटी उस गुड्स को देके। जो जो काम एक्चुअल ओनर कर सकता है वो ही उसका एजेंट भी कर सकता है। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है? प्रॉपर्टी बच्चों दो तरीके की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या मतलब है? जब आपके पास ओनरशिप है उस गुड्स की तो आपके लिए वो जनरल ओनरशिप मानी जाएगी या जनरल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पर कोई और बंदा जिसका उस गुड्स में या उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो उसके लिए वो स्पेशल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, चाहे वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं, बट अगर कोई भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसका तो उसके लिए वो स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसकी प्रोविजन पढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? When a person has the right of ownership, the right to ownership in the goods. जब आपके ओनरशिप है गुड्स के अंदर तो आपके लिए वो जनरल प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी क्लियर। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? When a person acquires an interest in the general property belonging to another because of something done for another person. Like इसका एग्जांपल देखते हैं। If A owns a certain goods, pledge them to B. A ने certain goods own करे हैं जो B को प्लेज हुए हैं, तो A के लिए क्या हुए? A के लिए तो जनरल गुड्स हुए, वो जनरल प्रॉपर्टी हुई। बट बी के लिए क्या हुई? क्योंकि बी का स्पेशल इंटरेस्ट है उसके अंदर, सो बी के लिए वो स्पेशल प्रॉपर्टी हुई। कितने तक की? जितने तक का उसका अमाउंट जो है एडवांस है उतने तक की उसके लिए वो स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी। क्लियर है? इंसॉल्वेंट पर्सन किसको कहते हैं बच्चों? इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो अपने डेट्स को चुका नहीं पाता या जिसकी लायबिलिटीज जो है वो उसकी एसेट से बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसको एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करने के बाद एक पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन डिक्लेयर कर। कम जब वो अपने डेट्स को क्लियर ना कर पाए और सेकेंडली उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसके एसेट से। क्लियर है? सो अभी तक बच्चों हम लोग कॉमन टर्म्स देख चुके हैं जो इस चैप्टर में आगे यूज होंगी और कुछ डेफिनेशन देख चुके हैं। अब हम लोग एक्चुअल चैप्टर शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते किसको है? क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? जो हम लोग नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं वही बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। जब एक सेलर बायर को गुड्स को ट्रांसफर करता है और उस गुड्स के अगेंस्ट में कुछ भी कंसिडरेशन लेता है, दैट इज द प्राइस मनी लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशन। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। जब तक ये एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड नहीं माना जाता। अगर ये एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट उस टाइम के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड होगा। वो क्या एलिमेंट्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड सब्जेक्ट मैटर टू कंडीशन, सब्जेक्ट मैटर टू गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, या तो वो एब्सोल्यूट होगा या कंडीशनल होगा। मतलब कि या तो उसमें कोई एक्सप्रेस्ड कंडीशंस लगी होंगी या इम्प्लाइड कंडीशंस लगी होंगी जो गुड से रिलेट करते हैं। अब एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है बच्चों, ये अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ब्रीफ देने के लिए मैं समझा देता हूँ। एक्सप्रेस्ड कंडीशंस वो होती हैं जब बायर और सेलर म्यूचुअली बैठ के कुछ कंडीशंस को सेटल करते हैं, और इम्प्लाइड कंडीशंस वो होती हैं जो लॉ हमें कहता है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, चाहे आप लोगों के बीच में सेटल हुई है या नहीं हुई, बट लॉ के हिसाब से ये चीजें पूरी होनी चाहिए। तो ये एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। गुड्स मस्ट बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, या तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो या फ्यूचर गुड्स हो। एटलीस्ट 2 पार्टीज मस्ट बी देयर, बायर और सेलर 2 पार्टीज होनी चाहिए। बायर अपने आप से गुड्स नहीं खरीद सकता, सेलर अपने आप को गुड्स बेच नहीं सकता, सो एटलीस्ट 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस, दैट इज द ओनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब कि जो गुड्स हैं वो बायर से सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होने चाहिए, और ट्रांसफर होने का ये मतलब है कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ने बी को गुड्स दे दिए तो वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मानी जाएगी, नहीं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वो है जब उसके पास लीगल टाइटल आ जाता है उस गुड्स से रिलेटेड, उसके पास सारे राइट्स हैं डिस्पोजेबल के, तो भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मानी जाती है। प्राइस इन मनी शुड बी पेड और प्रॉमिस टू बी पेड,
जो भी वो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ प्राइस रिसीव होना चाहिए, या फिर कोई भी प्राइस रिसीव होना चाहिए, या फिर कोई भी प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं एक फ्यूचर डेट के ऊपर वो प्राइस पे कर दूंगा। एंड साथ ही साथ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो मस्ट बी देयर। अब बच्चे कई बारी बहुत सारी कॉमन टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, जैसे सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स, सेल्स एंड हायर परचेज, सेल्स एंड बेलमेंट। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है इसके एलिमेंट सेम ही है कहीं ना कहीं जाके, बट ऐसा नहीं होता। सेल्स एक अलग कंसेप्ट है, एग्रीमेंट ऑफ सेल अलग कंसेप्ट है, बेलमेंट अलग चीज है, हायर परचेज अलग चीज है। तो अब हम लोग पहले उसके डिफरेंशिएशन देखेंगे कि क्या क्या चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अपॉन सेल्स वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। सेल्स क्या होती है? गुड इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। सेल्स में आप गए, परचेज किया, गुड्स आपके पास आ गए। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि एक फ्यूचर डेट के ऊपर आप ये गुड्स उससे परचेज करोगे या सेलर आपको गुड्स को बेचेगा। सो गुड्स आर ट्रांसफर्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। सेल्स क्रिएट जस्ट इन रिम, एग्रीमेंट टू सेल इट्स क्रिएट जस्ट इन परसुरम। इसका क्या मतलब है? जस्ट इन रिम का बच्चों मतलब होता है राइट अगेंस्ट थिंग, मतलब कि जो बायर ने गुड्स को परचेज करे हैं, सो बायर का पूरा राइट है उस गुड्स के अगेंस्ट में। अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी ओनरशिप को खराब कोई डिस्टर्ब करता है या प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है, तो उसका राइट है उस गुड्स के अगेंस्ट में। और जस्ट इन पर्सनम का क्या मतलब है? राइट अगेंस्ट द पर्सन। राइट अगेंस्ट द पर्सन मतलब जिससे वो गुड्स ले रहा है उसके अगेंस्ट में उसका पूरा का पूरा राइट बनता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट टू सेल है, अभी सेल नहीं हुई है। लाइक गुड्स में कुछ भी हुआ, कुछ भी खराबी हुई, कोई भी इशू आता है, तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। वो सेलर को, उसके पास राइट है, वो सेलर के पास जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है या उससे रिलेटेड जो भी उसको इशू है वो बोल सकता है। सेल्स में क्या होता है? राइट अगेंस्ट थिंग, और इसमें क्या होता है? राइट अगेंस्ट पर्सन। क्लियर है? ओके। सेल्स में क्या होता है? गुड्स आर स्पेसिफाइड एंड असर्टेंड, जो हम लोग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि असर्टेंड क्या होते हैं, स्पेसिफाइड गुड्स क्या होते हैं। तो सेल में स्पेसिफाइड और असर्टेंड गुड्स होते हैं, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? वो फ्यूचर गुड्स होते हैं या फिर कंटीजेंट गुड्स होते हैं। सेल में क्या होता है? रिस्क ऑफ गुड्स किसके ऊपर होता है? बायर के पास होता है। बायर के पास क्यों होता है? जब सेल हो गई, बायर ने गुड्स घर ले गए, घर जाके वो खराब हो गए, टूट गए, तो क्या होता है? वो रिस्क किसका है? बायर का है, वो उसको बियर करेगा। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? गुड्स तो अभी सेल हुए नहीं है, गुड्स तो अभी सेलर के पास ही पड़े, अभी एग्रीमेंट हुआ है, और उस टाइम के अंदर अगर गुड्स को कुछ भी खराबी होती है तो किसका नुकसान होगा? सेलर का, क्योंकि बायर तो आ जाएगा बाद में कि मुझे तो मेरे गुड्स दो आप। सो रिस्क ऑफ लॉस किसका होता है? सेलर का। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्स में, और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? सेलर करता है, तो बायर के पास क्या राइट है? बायर अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है और साथ साथ डिलीवरी ऑफ गुड्स भी उससे मांग सकता है। और अगर बायर ब्रीच करता है तो सेलर के पास क्या राइट है? वो अपने प्राइस को क्लेम कर सकता है। क्लियर है? और यही अगर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो बायर करे चाहे वो सेलर करे, तो दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? सेल में बच्चों जीएसटी पेबल होती है और एग्रीमेंट टू सेल में जीएसटी इज नॉट पेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसी सेल होती है तो हमें बस टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो जीएसटी हमारा लग जाता है। एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि अभी गुड्स जो है वो बिके नहीं है, गुड्स अभी सेल नहीं हुए, तो जब तक सेल नहीं होंगे तब तक जीएसटी नहीं पेबल। जैसे ही एग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो जीएसटी पेबल हो जाएगा। क्लियर है? नाउ वी विल सी सेल्स वर्सेस हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज बच्चों वो होता है जब हम लोग गुड्स लेने जाते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और उसकी इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते, उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं, और साथ ही साथ जो ओनरशिप है वो भी हमारे पास नहीं आती, वो तब आती है जब सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हायर परचेज। जैसे आपने सुना होगा, हमने कार ली लोन के ऊपर, और जब तक हम लोग लोन पूरा नहीं करते वो कार हमारे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती, वो बैंक के नाम पे रहती है। सो इसी को कहते हैं हायर परचेज। ठीक है? इसको हम लोग डिफरेंस करते हैं कि ये सेल से कितने डिफरेंट है। सेल में क्या होता है बच्चों? टिपिकली इट इज अ बार्गेन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। और हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज ओनरशिप, इन हायर परचेज ओनरशिप एंड अ प्राइस इज पेड इन अ फ्यूचर डेट इन इंस्टॉलमेंट्स। सेल्स में क्या होता है? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। आप गए, आपने पैसे दिए पूरे और ओनरशिप आपके पास हो गई। बट हायर परचेज में क्या होता है? ओनरशिप कब आपके पास आएगी? जब आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी। क्लियर है? पोजीशन ऑफ अ बायर इज ऑफ ओनर। सेल्स में आप ओनर बन जाते हैं, जब आपने प्रोडक्ट खरीदा तो आप ओनर हैं। हायर परचेज में आप ओनर नहीं कहलाते, क्योंकि अभी तक आपने उस प्रोडक्ट को ओन नहीं किया, आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करी अपनी। सो इसके अंदर आप बेली कहलाते हैं। क्लियर है?
सेल्स में बायर कैनॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर, आपको गुड्स के प्राइस पे करने पड़ते हैं। हर परचेज में क्या होता है, जब तक आप प्राइस पे कर पा रहे हो आप गुड्स एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको लगता है आप आगे प्राइस नहीं पे कर पा रहे हो, आप गुड्स वापस दे देंगे और उसकी इंस्टॉलमेंट आप लोग बंद कर देंगे देने, विदाउट एनी लायबिलिटीज फॉर फ्यूचर पेइंग ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? बायर कैन पास अ बोनाफाइड टाइटल टू परचेजर। अब बायर है, उसके पास ओनरशिप आ चुकी है तो वो आगे भी किसी को सेल कर सकता है, बट हायर परचेज में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कार लोन के ऊपर ली हुई है तो वो आपके नाम पे नहीं है, वो बैंक के नाम पे है। जब तक आपने पूरी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर दी, आप उसको आगे सेल नहीं कर सकते जब तक ओनरशिप आपके नाम पे नहीं आएगी। सो बेली कैन नॉट ट्रांसफर द टाइटल। टैक्सेस पेबल बिकॉज इट इज अ सेल एंड सेल प्रोसेस में टैक्सेस पेबल, और हायर परचेज में टैक्सेस आर नॉट पेबल अंटिल योर लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। क्लियर है बच्चों? नाउ वी विल सी सेल्स वर्सेस बेलमेंट। बेलमेंट क्या होती है बच्चों? बेलमेंट वो होती है जब पर्सन ए पर्सन बी को कुछ गुड्स देता है यूज करने के लिए, इस कंडीशन के साथ कि जैसे उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा वो उसको वापस दे देगा। सो उसको कहते हैं बेलमेंट। अब ये सेल से कितनी डिफरेंट होती है ये देखते हैं हम लोग। देयर इज सेल्स में क्या होता है, देयर इज बोथ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। बेलमेंट में क्या होता है, देयर इज ओनली ओनरशिप ऑफ पोजेशन। बेलमेंट में क्या होता है, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पोजेशन एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाता है बट ओनरशिप नहीं जाती। पार्टीज इन्वॉल्व सेल्स में कौन कौन से होते हैं, बायर और सेलर। अब बेलमेंट में ये सेल का प्रोसेस तो है नहीं, ना ही कोई कंसिडरेशन पे करी जा रही है, ना ही ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें बायर और सेलर नहीं होते, इसमें बेलर और बेली कहलाते हैं। क्लियर है? रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल इन सेल। जब सेल हो गई, प्रोडक्ट बिक गया तो रिटर्न नहीं हो सकती। बेलमेंट में बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स वंस द पर्पस ऑफ बेलमेंट इज अकम्प्लिश। इसमें तो कंडीशन ही होती है कि जैसे आपका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको गुड्स वापस करने हैं। जो सेल होती है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 से रिलेट करती है, और बेलमेंट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आती है। जैसे सेल्स में ए ने बी को गुड सेल करे तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल, और अगर यही ए ने बी को एज अ फ्रेंड पेन दिया और यूज करने के लिए और बी ने यूज करने के बाद वापस दे दिया तो दिस इज अ बेलमेंट। क्लियर है? सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर क्या होता है, जहां पे आप अपनी स्किल्स देते हो, अपनी स्किल्स का यूज करके वर्क को कंप्लीट करते हो। तो जहां पे आप अपनी स्किल्स दे रहे हो वहां पे आप ओनरशिप तो ट्रांसफर कर नहीं सकते हो। सो ये सेल से कैसे डिफरेंट है अब हम ये पढ़ेंगे। सेल्स में क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग सर्टन वर्क एंड इन्वॉल्व स्किल्स। क्लियर है? सेल्स में क्या होता है, आपका पोजेशन और ओनरशिप दोनों एक साथ आपकी ट्रांसफर होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में आप अपनी ओनरशिप कैसे देंगे, ओनरशिप नहीं दी जाती। इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट आपकी स्किल्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। It involves transfer of some material and other person shall exercise the skills and labor. Clear है बच्चों? Now we will look upon formalities for contract of sale. दोस्तों ये क्या क्या होती है? अब क्रेडिट सेल क्या होती है, आपको पता है क्रेडिट सेल क्या होती है। क्रेडिट सेल में आपके जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हैं वो इमीडिएटली हो जाते हैं, बट प्राइस जो है एक फ्यूचर डेट के ऊपर सेटल किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट सेल। एडवांस पेमेंट क्या होती है, जब आपके प्रोडक्ट नहीं बिके बट उसके अगेंस्ट में आपको मनी रिसीव हो चुका है तो उसको कहते हैं एडवांस पेमेंट। कैश सेल्स क्या होती है, आपने पैसे दिए, आपने गुड्स ले लिए, इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप भी और पोजेशन भी, तो उसको कहते हैं कैश सेल्स। इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज क्या होती है, गुड्स आपके पास आ गए बट ओनरशिप आपके पास नहीं आई और उसका जो प्राइस है आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो, तो उसको कहते हैं हम इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज। और एग्रीमेंट टू सेल किसको कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल उसको कहते हैं जब दोनों पोजेशन और ओनरशिप और जो प्राइस उसका पे करना है वो एक फ्यूचर डेट के ऊपर सेटल किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। आई होप बच्चों यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आ रहा हो आप नीचे उसको कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका आपको रिवर्ट करेंगे कि उसमें, और अगर वो टॉपिक नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग उसकी क्लास लेके उसका टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी विल लुक अपॉन व्हाट इज सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। ये क्या है, सेक्शन 7 क्या कहता है, हमें स्पेसिफिक गुड्स
पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? पेरिशिंग का मतलब होता है गुड्स जो है वो अपनी नेचुरल क्वालिटी जो है वो लूज कर चुके हैं, वो गुड्स जो है उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते जिस पर्पस के लिए वो पहले यूज हो सकते थे। सो स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले गुड्स पेरिश हो गए। If before or at the time of contract of sale of specific goods, if such goods are perished, that is, lose its quality or become so damaged as no longer to answer their description without default of either of the parties, इसमें किसी की भी पार्टी का फॉल्ट नहीं था, ना बायर ना सेलर, तो उस केस में क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का? वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल हो गया बट सेल्स नहीं हुई और उसी टाइम के बीच में गुड्स जो है वो पेरिश हो गए, खराब हो गए, तो क्या होगा उसमें? व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल specific goods and subsequently without any fault of either of the parties the goods perish or become so damaged as no longer to answer their description, the agreement is avoided। इस केस में agreement is avoid हो जाता है and the contract become void। क्लियर है? असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 210। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस क्या होता है बच्चों? प्राइस वो होता है जो गुड्स के अगेंस्ट में हम लोग पे करते हैं एज अ कंसिडरेशन, जिसको बोली जाती है। तो अब प्राइस का असर्टेनमेंट कैसे होता है? प्राइस फिक्स कैसे किया जाता है? तो भी अब इसके अलग, अब इस प्राइस फिक्स कैसे किया जाता है? इसको हम लोग 4 तरीके से प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। वो कैसे कैसे? टू बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑन एमआरपी, जो एमआरपी के बेसिस के ऊपर है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स कर सकते हैं। या फिर एग्रीड टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी, कोई भी बायर और सेलर के अगेंस्ट, बायर और सेलर के अलावा थर्ड पार्टी फिक्स करती है। वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। डिटरमाइनिंग इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज मिली, आपस में प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन किया जिसको हम बार्गेन भी कहते हैं, और देन हम लोग एक प्राइस के ऊपर सेटल किया हमने, तो उसको भी असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस कहा जाता है। या फिर रीजनेबल प्राइस, जो अभी हमने पढ़ा, एमआरपी भी फिक्स नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी भी फिक्स नहीं कर पाई, दोनों पार्टीज बार्गेन करके भी नहीं फिक्स कर पाई, तो उस केस में रीजनेबल प्राइस हम लोग लेते हैं उस कमोडिटी का। क्लियर है? अब थर्ड पार्टी में जब चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड पार्टी इज अलाउड टू फिक्स द प्राइस, तो क्या होता है? इफ द थर्ड पार्टी डज नॉट और कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन, अगर थर्ड पार्टी भी वैल्यूएशन नहीं कर पाती तो क्या होता है? उस केस में एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाता है। और अगर थर्ड पार्टी को कोई भी बायर या सेलर रोकता है प्राइस फिक्स करने के लिए या उसको प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, तो जो भी बायर या सेलर जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था वो जो है लायबल होगा डैमेजेस पे करने के लिए। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों अभी तक हमने कॉमन टर्म्स कर ली हैं, डेफिनेशंस कर ली हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और सेल्स और उसके वेरियस एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। हम लोग प्राइस असर्टेनमेंट देख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अब हम आगे चलते हैं कंडीशन और वारंटी के ऊपर। कंडीशन और वारंटी क्या होती है अब हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले हमें स्टिपुलेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्टिपुलेशन क्या है बच्चों? स्टिपुलेशन आगे जाके हर चीज में यूज होगा, हर डेफिनेशन में यूज होगा। तो हम देखते हैं स्टिपुलेशन क्या होती है। अ कंडीशन और रिक्वायरमेंट दैट इज स्पेसिफाइड और डिमांडेड एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। मतलब कि कोई भी ऐसी कंडीशन या रिक्वायरमेंट जो बहुत ही स्पेसिफाइड है एग्रीमेंट करने के लिए, उसको हम लोग स्टिपुलेशन कहते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट बाय करने गए और आपकी एक स्पेसिफिक कंडीशन थी, आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए बिना आप प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे। सो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिपुलेशन। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक प्रोडक्ट में, और उसके बिना आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज स्टिपुलेशन। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स लुक अपॉन व्हाट इज कंडीशन। कंडीशन बच्चों 12(2) सेक्शन में आती है आपकी। A stipulation essential to the main purpose of the contract is condition। मतलब a stipulation collateral to a stipulation essential to the main purpose of the contract is condition। आपने कोई भी एक कंडीशन रखी हुई है, इस कंडीशन के बिना मैं प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। आप प्रोडक्ट खरीदने गए, सेलर आया आपके पास, उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, आपने कहा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए बट स्पेसिफिकली इसमें ये चीज तो होनी चाहिए, तो दैट इज अ कंडीशन। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेट कर सकते हैं या फिर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अपने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मोबाइल कैमरा बाय करने गए
आप मोबाइल कैमरा बाय करने के लिए गए, आपकी एक स्पेसिफिक कंडीशन थी कि इट शुड हैव अ गुड क्वालिटी कैमरा। बायर ने सेलर ने आपको फोन दिखाया, आपने कहा सर मेरे को वो कैमरा दिखाना जिसमें कैमरा क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो। सो हेयर कैमरा क्वालिटी इज अ कंडीशन। लाइक आप फोन परचेज करने गए, आपने कहा कि मुझे एक ऐसा फोन दिखाओ जिसका बैटरी बैकअप 10 आवर्स का हो। उसने आपको फोन दिखाया और वो उसका बाद में जाके आपको पता चला कि बैटरी बैकअप सिर्फ 7 आवर्स का था। तो हेयर इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। जो आपकी कंडीशन रखी गई थी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया, तो इट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होती है हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन की जाती है तो बायर के पास क्या ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेट करवा ले या फिर डैमेजेस क्लेम कर ले। वारंटी क्या होती है बच्चों? वारंटी आती है 12(3) सेक्शन में। अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटी। स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस, उसमें क्या था? स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस, और इसमें स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटी। अब इसमें भी वो चीज इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, बट एक कंडीशन नहीं होती आपके अगेंस्ट, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई होती। मतलब आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वारंटी में आप प्रोडक्ट बाय करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक वारंटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे ऑन ब्रीच ऑफ वारंटी द एग्री पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस। ऊपर क्या था? वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेट भी करवा सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ डैमेज ही क्लेम कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ऊपर क्या था? ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक मोबाइल परचेज करने गए और मोबाइल परचेज करने के टाइम आपने कंडीशन लगाई कि मुझे गुड क्वालिटी कैमरा का फोन चाहिए। उसने आपको गुड क्वालिटी कैमरा का फोन दे दिया। आप घर आए, आपने यूज करा, क्वालिटी कैमरा बहुत अच्छा था, आप सेटिस्फाई हो गए, आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। पर थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि उसकी वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम है। आप फोन वापस लेके जाएंगे और उसको जो भी आपके डैमेजेस हैं वो क्लेम करेंगे। इसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो वॉइड नहीं होगा, कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या थी? गुड क्वालिटी कैमरा, वो आपको मिल गया। उसके अलावा उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके डैमेजेस आपको क्लेम कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं व्हेन द ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली जाती है? पहली, बायर हिमसेल्फ वेव द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ हिज ओन बेनिफिट। वो अपने बेनिफिट के लिए ही परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन को वेव ऑफ कर दे, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली जाएगी। व्हेन द बायर एग्रीज टू क्लेम ओनली द डैमेजेस इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ रेपुटेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट नहीं करवाता, सिर्फ अपने डैमेजेस क्लेम करता है, तब भी ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली जाएगी। व्हेन द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, मतलब कि जैसे आप एक फोन परचेज करने गए, उसके साथ एक स्कीम लगी हुई थी कि उसके साथ एक मोबाइल कैमरा भी फ्री है, सॉरी उसके साथ एक मोबाइल कवर भी फ्री है। अब आप जब फोन परचेज करने लगे तो सेलर ने आपको कहा मोबाइल कवर तो सर फिनिश हो गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? आपके पास यही ऑप्शन है कि आप उस मोबाइल कवर की जो कॉस्ट होगी वो कम करवा सकते हैं अपने। सो जब आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस के अंदर भी ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली जाएगी। When condition cannot be fulfilled due to impossibility of, कोई ऐसी कंडीशन हो गई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ही नहीं हो सकता, तो उस केस में भी ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली जाएगी। ठीक है। एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है बच्चों? इसका हमने ब्रीफ अभी ऊपर किया था। एक्सप्रेस कंडीशंस का ये मतलब होता है जब बायर और सेलर म्यूचुअली बैठ के कुछ कंडीशंस को फाइनलाइज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस कंडीशंस। Let's look at the definition. Express condition are those which are agreed upon the parties at the time of contract and are expressly provided in the contract. Clear है? Implied conditions क्या होती है? Implied condition बायर और सेलर के बीच में म्यूचुअली एग्रीड नहीं होती, बट जो एक्ट है वो आपको कहता है कि ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी ही करनी पड़ेंगी। सो उसको कहते हैं हम लोग इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है अब हम ये देखेंगे। फर्स्ट, कंडीशन एज टू टाइटल। अगर सेलर के पास ही उसका गुड्स का टाइटल नहीं होगा तो वो बायर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और अगर बायर को बाद में पता चला कि ये टाइटल जो था सेलर के पास था ही नहीं, सेलर एक्चुअल ओनर था ही नहीं, तो बायर की ड्यूटी बनती है कि वो एक्चुअल ओनर के पास वो गुड्स लेके जाए और अपने जो भी डैमेजेस हैं वो क्लेम करे उस सेलर से जिसने उसको ये बोल के दिया था कि वो उसका एक्चुअल ओनर है। क्लियर है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। हम लोग एक प्रोडक्ट लेने गए, सेलर ने हमें प्रोडक्ट नहीं दिखाया जो एक्चुअल प्रोडक्ट था, उसने हमें सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन बताई कि ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है।
हमने उसकी डिस्क्रिप्शन के बेस के ऊपर प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, घर जाके देखा तो वो प्रोडक्ट उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग था नहीं जो उसने बोला था, तो उस केस में सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेजेस पे करने के लिए। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, जो डिस्क्रिप्शन उसने दी है प्रोडक्ट उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ही निकले। सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल क्या होती है, जब हम लोग प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं और सेलर ने हमें प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं दिखाया, एक सैंपल प्रोडक्ट दिखा दिया और सैंपल प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर हमने ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है बाय कर लिया, घर जाके देखा वो सैंपल प्रोडक्ट से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था। सो इस केस के अंदर भी सेलर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेजेस पे करने के लिए। क्लियर है? सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रोडक्ट उसने दिखाया हमें वो सैंपल प्रोडक्ट दिखाया और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दी ओरिजिनल प्रोडक्ट की। सो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है सैंपल और डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है। कंडीशन एज टू फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। Normally there is no implied condition as to quality and fitness. The condition may arise only when, कभी condition arise होती है when the buyer has made known to the seller the purpose of his contract and he relies upon the skill and judgment of the seller. The seller ordinary has been dealing in those goods. मतलब कि एक buyer गया seller के पास और उसने अपना पर्पस बताया कि मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स दिखा दीजिए, और जो बायर है वो सेलर के स्किल्स और उसकी जजमेंट के ऊपर बिलीव करने लग गया। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है वो उसी पर्पस के अकॉर्डिंगली ही निकलना चाहिए। बाद में अगर वो उस पर्पस के अकॉर्डिंगली नहीं निकलता तो सेलर लायबल होगा उस चीज के लिए। कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये बच्चों ईटेबल्स के अंदर ये कंडीशंस लगती है कि जो भी सेलर बायर को कोई भी ईटेबल चीज दे रहा है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट ठीक हो, खराब ना हो। अगर वो प्रोडक्ट खराब होगा तो भी सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मतलब जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं कि जब बायर ने अपना पर्पस बता दिया है कि ये मेरा पर्पस है तो जो प्रोडक्ट है उसी पर्पस के अकॉर्डिंगली ही निकलना चाहिए, अगर नहीं निकलता तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ये थी इम्प्लाइड कंडीशंस। अब हम लोग करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज। ठीक है बच्चों, डिफरेंस समझो, वो थी इम्प्लाइड कंडीशंस, अब हम लोग करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, मतलब कि एक बारी गुड्स सेलर से बायर के पास चले गए, बायर के पास पोजेशन आ गया तो उसके पोजेशन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी ओनरशिप को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो डैमेजेस पे करने के लिए लायबल होगा। क्लियर है? वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट सेलर ने बायर को दिए हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी लोन नहीं चल रहा होना चाहिए उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, उसका टाइटल जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, मतलब कि सेलर ने बायर को कुछ गुड्स दिए, बायर उस गुड्स के डेंजरस नेचर के बारे में नहीं जानता था, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बायर को उस डेंजरस नेचर के बारे में बताए कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से ये डेंजर हो सकता है या ये प्रोडक्ट कितना डेंजरस है। ने इस चीज के बारे में उसको नहीं बताया और बायर को उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेजेस पे करने के लिए। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, एज इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड इंक्लूडेड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। वही जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर उसने अपना पर्पस बता दिया है तो गुड्स जो है उस पर्पस के अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। क्लियर है बच्चों यहां तक आप सबको? नेक्स्ट इज कैवेट एम्परर। कैवेट एम्परर का क्या मतलब होता है बच्चों? ये पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है तो इसको ध्यान से पढ़ना। कैवेट एम्परर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जब बायर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो उसे अपना पर्पस पता होना चाहिए, उसे गुड्स पता होनी चाहिए वो क्या लेने जा रहा है, और वो गुड्स लेके आ रहा है तो वो बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर गुड्स है। सेलर किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। बायर की ड्यूटी बनती है कि वो अपना पर्पस, अपना आइडिया क्लियर रखे कि उसको गुड्स क्यों चाहिए, किस यूज के लिए चाहिए, ताकि बाद में जाके उसको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। कैवेट एम्परर लेट द बायर बी अवेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट द गुड विल सर्व द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग द गुड्स। However, in the following exceptional situation, the buyer can hold the seller responsible. कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस के अंदर जो बायर है वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल मान सकता है। वो क्या क्या सिचुएशन है हम लोग देखते हैं। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, द कंडीशन में अराइज ओनली व्हेन द बायर हैज मेड
द सेलर द पर्पस। ये तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि जब बायर अपना पर्पस बता देता है सेलर को कि ये मेरा पर्पस ये चीज है और वो उसकी जजमेंट और उसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो गुड्स उस पर्पस के नहीं निकले तो। गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और अ ब्रांड नेम व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। जब डिस्क्रिप्शन के साथ सेलर ने उसको प्रोडक्ट दिया है तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि जो गुड्स हैं वो उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ही निकले। अगर नहीं निकलता उसके अकॉर्डिंगली तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेल गुड्स ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, गुड्स वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ यूज। सेलर एक्टिवली कंसील्ड अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ प्रोडक्ट। सेलर ने जानबूझ के कोई गलत प्रोडक्ट दे दिया या सेलर ने जानबूझ के कोई गलत प्रोडक्ट दे दिया या वो गिल्टी है, कोई उसने फ्रॉड किया है बायर के साथ, तो भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए। क्लियर है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड जो यहाँ तक के टॉपिक को कवर करते हैं और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। बच्चों ये टॉपिक अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो तब तक आप आगे के क्वेश्चन देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, दिस इज सीए रजत कपूर साइनिंग ऑफ।